हेलो फ्रेंड्स, एनपीएस स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम फिर से एनटीपीसी का एक न्यू सेशन लेके आए हैं जो आप लोग के बीच में हम एनालिसिस करवाएंगे। अगर हम बात करते हैं एनटीपीसी का, तो एनटीपीसी में 8 से 9 क्वेश्चन आपको करंट अफेयर्स देखने को मिलेगा। तो करंट अफेयर्स को भी आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। अगर हम बता देते हैं कि इस चैनल पर मॉर्निंग में भी करंट अफेयर्स का सेशन लाया जाता है जो 50 क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव चल रहा है। अगर इस सेशन का बात करेगा तो इस सेशन आपको कंटिन्यू पर डे देखने को मिलता है। और इसी के साथ एसएससी में जैसे एमटीएस हो गया, एमटीएस के बाद सीएचएसएल हुआ, फिर सीजीएल का मेंस हुआ, उसका भी ओरिजिनल पेपर एनालिसिस इस चैनल पर कराया जा रहा है। अगर आप एसएससी का भी कैंडिडेट हैं तो उसको भी तैयारी कर देख सकते हैं कि ओरिजिनल पेपर कैसा पूछा गया है प्रीवियस में। अगर हम बात करते हैं इस सेशन का, तो जो भी इस चैनल पर वीडियो आता है उसका पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दिया जाता है। अगर आप टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। तो चलते इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। इसमें देखिएगा, आज पहला प्रश्न पर है। पहला प्रश्न में बोला गया है, इस प्रश्न में बोला गया है कि कालिदास के द्वारा भारत की महान साहित्यिक कृतियां मेघदूत और अभिज्ञान शकुंतलम की रचना किसने की थी? मेघदूत और अभिज्ञान शकुंतलम की रचना किसने की थी? तो ये कालिदास के द्वारा रचनाएं किया गया था। कौन कौन? तो मेघदूत और अभिज्ञान शकुंतलम। अगर हम कालिदास का बात करते हैं तो आपको हम बता देते हैं, कालिदास अभिज्ञान शकुंतलम भी लिखे थे, जो एक पुस्तक ये हो गया। अभिज्ञान शकुंतला के बाद मेघदूत भी किनका है? तो कालिदास का है। और इसके साथ मालविका अर्जुन या मालविका अग्निमित्र भी उन्हीं का है। मालविका अग्निमित्र भी किनको है? तो कालिदास का है। उसी तरीक़ा से कुमार संभव भी किनका है? तो कालिदास का है। फिर ऋतु सहार अगर बात करिएगा ऋतु सहार का, तो ऋतु सहार भी किनके पुस्तक है? तो कालिदास का है। तो पूछा है कि भारत की महान साहित्यिक कृतियां मेघदूत अभिज्ञान शकुंतलम की रचना किसने किया था? तो कालिदास ने किए थे। अगर हम बात करते हैं कालिदास के, तो कालिदास के बारे में हम बताएं कि मालविका अग्निमित्र भी है, कुमार संभव भी है, ऋतु सहार भी है, और साथ में मेघदूत और अभिज्ञान शकुंतलम किनके द्वारा लिखा गया है? तो कालिदास के द्वारा लिखा गया है। अगर हम यहाँ कालिदास के बाद चाणक्य का देखते हैं, तो चाणक्य के बारे में आपको पता है कि चाणक्य ने अर्थशास्त्र लिखा था। अर्थशास्त्र की रचना कौन किए थे? तो चाणक्य ने किए थे। अगर हम शूद्रक का बात करते हैं तो मृच्छकटिकम की रचना कौन किए थे? मृच्छकटिकम की रचना कौन किए थे? तो शूद्रक ने किए थे। तो मृच्छकटिकम की रचना किए थे शूद्रक ने। फिर अर्थशास्त्र की रचना कौन किए थे? तो चाणक्य ने किए थे। अगर इसी पॉइंट से अगर जुड़े कुछ और देखिएगा, तो जैसे कि कामसूत्र पूछ लेता है कि कामसूत्र कौन लिखा था? कामसूत्र के रचयिता कौन है? तो ये वात्स्यायन है। तो वात्स्यायन हो गया कामसूत्र का। उसी तरीक़े से राजतरंगिणी पूछता है। राजतरंगिणी पूछेगा तो बताइएगा कलहन है। राजतरंगिणी का रचयिता कौन है? तो कलहन है। फिर हर्षचरित्र और कदम्बरी, हर्षचरित्र और कदम्बरी का रचयिता कौन है? तो बाणभट्ट हैं। बाणभट्ट। तो हर्षचरित्र और कदम्बरी का कौन हो गए? तो बाणभट्ट हो गए। राजतरंगिणी का रचयिता कौन है? तो कलहन है। कामसूत्र का रचयिता कौन है? तो वात्स्यायन है। इसी तरीके से एक और प्रश्न पूछ लेता है, मुद्रा राक्षस की रचयिता कौन है? मुद्रा राक्षस के रचयिता कौन है? तो मुद्रा राक्षस का है विशाखा दत्त किसका है? तो विशाखा दत्त हो गया मुद्रा राक्षस का। तो जुड़े पॉइंट, इससे फैक्ट भी हम बता देते हैं आपको। हम बताते हैं कि इसमें जो भी फैक्ट बताएंगे वो कहीं ना कहीं पेपर में पूछा गया ही फैक्ट बताते हैं, तो आप फैक्ट भी लिख लिया करिएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगले प्रश्न देखिएगा। इस प्रश्न में बोला गया है कि कौन सा सुमेलित नहीं है? तो कैगा परमाणु संयंत्र जो शक्ति संयंत्र है वो कर्नाटक में थी। राइट आंसर है कि कैगा कहाँ है? तो कर्नाटक में है। फिर बोलेगा नरौरा, तो नरौरा राजस्थान नहीं है, नरौरा है यूपी में। नरौरा कहाँ का है? तो यूपी का हो गया। तारापुर है महाराष्ट्र का, राइट आंसर सही है। कुडनकुलम है तो तमिलनाडु में, ये भी सही है। तो बताइए नरौरा गलत है। नरौरा कहाँ पड़ता है? तो यूपी में पड़ता है। अगर राजस्थान का बात करिएगा तो राजस्थान में
रावत भाटा कहाँ के है? तो रावत भाटा परमाणु शक्ति संयंत्र कहाँ पड़ता है? तो राजस्थान में पड़ता है। कैगा कहाँ पड़ता है? तो कर्नाटक का है। नरौरा कहाँ का है? यूपी का। तारापुर कहाँ? महाराष्ट्र। और कुडनकुलम नाभिकीय शक्ति संयंत्र कहाँ पड़ता है? तो तमिलनाडु में पड़ता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, जो गलत मिलान किया हुआ है। अगले प्रश्न देखिएगा। इस प्रश्न में बोला है कि भारतीय संविधान की किस अनुसूची राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश उनके अधिक क्षेत्रों की सूची शामिल है? बोला है भारतीय संविधान की किस अनुसूची में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों और उनके अधिक क्षेत्रों की सूची शामिल है? तो ये पहली अनुसूची में है। आपको हम बता देते हैं कि अनुसूची की संख्या कितना टोटल है। तो 12 अनुसूची है, जिसमें पहला में बोला गया है संघ एवं राज्य क्षेत्र। तो अगर हम पहला की बात करेंगे तो अनुसूची कितना है? तो 12 अनुसूची है। जरा मैं पहला में बोला है संघ एवं राज्य क्षेत्र है। दूसरा में बात करेगा तो दूसरा में बोला है वेतन का जिक्र किया है। तीसरा अनुसूची का बात करेगा तो तीसरा अनुसूची में है शपथ का। अगर चौथा अनुसूची बात करेगा तो राज्यसभा में सीटों का आवंटन का बात किया है। और पांचवा में बात करेगा तो एससी और एसटी का जिक्र किया गया है। और इसी तरीका से छठा देखेगा तो छठा में पूर्वोत्तर राज्य का बात किया है, जिसमें पूर्वोत्तर राज्य में आता है असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। लिख लीजिएगा, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम अनुसूची नंबर 6 में पूर्वोत्तर राज्य का बात किया है। अगर 7 में बात करेगा तो 7 में शक्ति का विभाजन है। शक्ति का विभाजन जरा में संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची पर कानून कौन बनाती है? केंद्र सरकार। राज्य सूची पर कानून कौन बनाता है? राज्य सरकार। और समवर्ती सूची पर कानून कौन बनाता है? तो दोनों बनाता है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार। लेकिन अगर दोनों में अगर बात विवादित होने लगता है तो मान्य किसका होता है? केंद्र सरकार का होता है। उसी तरीके से अगर 8 का बात करेगा तो 8 में है भाषा का जिक्र है। अनुसूची नंबर 8 में क्या है? तो भाषा। अगर भाषा वर्तमान में अगर उस समय मूल संविधान में 14 भाषा था, लेकिन बाद में 4 को जोड़ा गया और कितनी टोटल भाषा हो गया? तो 22 भाषाएं हैं। 22 भाषाएं हैं। अगर 8 को बात करेगा तो 8 को जुड़ा है 21वां संविधान संशोधन 1967 के द्वारा सिंधी भाषा को जोड़ा गया है। उसी तरीके से 71वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा नेपाली, मणिपुर और कोंकणी को जोड़ा गया है। नेपाली, मणिपुर और कोंकणी को। और 92वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली को जोड़ा गया है। तो हम रिपीट कर देते हैं, 21वां संविधान संशोधन 1967 के द्वारा सिंधी भाषा को जोड़ा गया है। 71वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा नेपाली, मणिपुर और कोंकणी। और इसी तरीके से 92वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली को जोड़ा गया है। तो इस तरीका से 8 हो गया। 9वां में बोला है भूमि सुधार। 9वां में भूमि सुधार है और ये जोड़ा गया था 1951 में पहला संविधान संशोधन हुआ था। पहला संविधान संशोधन 1951 में भूमि सुधार को जोड़ा गया है। और 10 का बात करेगा तो 10 में है दल बदल का है। और अगर 11 में बात करेगा तो 11 में हो गया पंचायत। और 12 में बात करेगा तो 12 में हो गया नगर पालिका। 12 में क्या हो गया? तो नगर पालिका। और 11 में पंचायत को जोड़ा गया था 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा पंचायत को चर्चा किया गया, मतलब जोड़ा गया है। और 12 में है कौन सा? तो नगर पालिका। तो नगर पालिका के लिए संशोधन हुआ था कौन सा? तो 74वां संविधान संशोधन 1993 के द्वारा नगर पालिका को जोड़ा गया था। तो इस तरीके से 12 अनुसूची का हम जिक्र कर दिए हैं। इसमें संघ और राज्य का पूछा है तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, पहली अनुसूची में जिक्र किया गया था। अगर हम यही बात करते हैं कि भाग कितना है, तो भाग के जिक्र किया गया टोटल 22 भागे हैं। अगर हम बात करते हैं कि किसमें भाग, तो भाग 1 में संघ एवं राज्य क्षेत्र का हम बताए थे। इसी तरीका से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगले प्रश्न में देखिएगा। इस प्रश्न में बोला गया है कि कौन सा आंदोलन है जो नील की बलात् कृषि से संबंधित है? तो आपको पता है कि नील की बलात् कृषि से संबंधित है कौन सा? तो चंपारण सत्याग्रह जो हुआ था 1917 में हुआ था। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? तो 1917 में हुआ था। और इसमें क्या था कि 3 कठिया पद्धति था। कितना? तो 3 कठिया पद्धति, मतलब 3 कठिया पद्धति, 20 कट्ठा में 3 कट्ठा नील बोया जाता था। और इसमें दिक्कत क्या होता था कि जब एक बार नील बोया जाता था जमीन में तो 3 साल के लिए बंजर हो जाता था। तो एक कानून को हटाने के लिए महात्मा गांधी चंपारण पहुंचे थे और महात्मा गांधी को बुलाए थे कौन? तो राजकुमार
राजकुमार शुक्ला जी बुलाए थे कब? तो 1917 में महात्मा गांधी को। और 3 कठिया पद्धति को समाप्त किया गया। ये सत्याग्रह सफल रहा। और साथ में अगर बात करिएगा कि महात्मा गांधी जी के साथ कौन कौन आए थे, तो महात्मा गांधी जी के साथ साथ जेबी कृपलानी आए थे, जेबी कृपलानी आए थे, राजेंद्र प्रसाद जी आए थे, और साथ में आए थे अनुग्रह नारायण। कौन? तो अनुग्रह नारायण भी आए थे। तो जेबी कृपलानी हो गए, राजेंद्र प्रसाद जी हो गए, और अनुग्रह नारायण महात्मा गांधी के साथ आए थे। तो ये चंपारण सत्याग्रह के लिए बुलाए थे कौन? तो राजकुमार शुक्ला बुलाए थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, चंपारण सत्याग्रह। तीन कठिया पद्धति जो नील से रिलेटेड था। इसी तरीके से कुछ और देखेंगे ऑप्शन में। आपको हम बताए थे कि जब भी हम क्वेश्चन करवाते हैं तो उससे ऑप्शन से रिलेटेड हम बता देते हैं, और वही क्वेश्चन आप कंटिन्यू सेशन जब कर रहे होंगे तो आपको भी अनुभव हो रहा होगा कि जो भी फैक्ट मेरा बताया जाता है वही फैक्ट से अगले सेशन में या अगले शिफ्ट में क्वेश्चन कर दिया जाता है। तो इस तरीका से सेशन कंटिन्यू बने रहिए, और आप अपने दोस्तों के पास शेयर भी करिए, और लाइक करिए, और सब्सक्राइब भी करवाइए। तो चलते हैं इस सेशन में कुछ ऑप्शन में देख लेते हैं। जैसे दांडी यात्रा का बात करता है तो आपको हम बता देते हैं कि दांडी यात्रा साबरमती से स्टार्ट हुआ था। साबरमती से स्टार्ट हुआ था कब? तो 12 मार्च 1930 को स्टार्ट हुआ था, और ये पहुंचा था दांडी। कब पहुंचा था? तो दांडी पहुंचा था 6 अप्रैल 1930 को पहुंचा था। 6 अप्रैल 1930 को कहाँ पहुंचा? दांडी पहुंचा। आपको हम बता देते हैं कि दांडी यात्रा में 78 अनुयायियों के साथ महात्मा गांधी चल पड़े थे, और साथ में सरोजनी नायडू भी थे। सरोजनी नायडू भी साथ में थे। तो यहाँ से प्रश्न ये बनता है कि बताइए कि दांडी यात्रा में कौन एक महिला थी? तो सरोजनी नायडू। अगर बात करते हैं कि कितना दूरी कवर किया गया था, तो 385 किलोमीटर चलकर दांडी यात्रा पहुंचा गया था। और 385 के बाद अगर हम बात करते हैं कि पहुंचे थे कितना में, तो 24 दिन में ही सफ़र हुआ था दांडी के लिए। और दांडी पहुंचकर 6 अप्रैल 1930 को ही वहां आसवन विधि से नमक कानून या नमक निर्माण किए। और इसी डेट में 6 अप्रैल 1930 से आपको बता देते हैं 6 अप्रैल 1930 को दांडी यात्रा में आके अपना नमक कानून तोड़े, और यहीं से स्टार्ट हो गया था सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट हो गया था। तो ये भी याद रखिएगा कि सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट कब हुआ था? जब दांडी यात्रा खत्म हुआ नमक कानून तोड़ के, तब स्टार्ट हो गया सविनय अवज्ञा आंदोलन। फिर असहयोग आंदोलन देखिएगा, तो असहयोग आंदोलन बता देते हैं कि 1 अगस्त 1920 को स्टार्ट हुआ था। फिर इस असहयोग आंदोलन को बंद करने का कारण क्या बना कि 5 फरवरी 1922 को हो गया 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड हो गया। कहाँ? तो गोरखपुर में। और चौरी चौरा कांड की वजह से 22 पुलिसकर्मी को जिंदा जला दिया गया। इसी के कारण महात्मा गांधी 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिए। तो असहयोग आंदोलन के बाद चलते हैं बारदोली सत्याग्रह। बारदोली सत्याग्रह के बारे में हम बताते हैं कि 1928 में हुआ था। इनकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल कर रहे थे। लेकिन सरदार जी कर रहे थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। लेकिन सरदार की उपाधि यहीं के महिला बारदोली की महिला के द्वारा ही पटेल जी को दिया गया था सरदार की उपाधि। तो बारदोली सत्याग्रह कौन किए थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल किए थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल। आपसे प्रश्न पूछेगा कि बताइए सरदार की उपाधि कहाँ मिला था इनको? तो बारदोली सत्याग्रह में बारदोली की महिलाओं के द्वारा दिया गया था। और ये कहाँ? तो गुजरात में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, नील खेती के लिए। अगले प्रश्न देखिएगा। इस प्रश्न में बोला गया है कि भारतीय संसद का उच्च सदन कौन सा होता है? भारतीय संसद का उच्च सदन कौन सा है? तो आपको हम बताते हैं संसद के बारे में। तो आपको पता है कि संसद आर्टिकल नंबर 79 में है। कितना? तो आर्टिकल नंबर 79 में है। अगर हम बात करते हैं कि इसका निर्माण कौन किया था, तो एडविन लुटियंस ने किया था। एडविन लुटियंस ने किया था। अगर हम बात करते हैं संसद, तो पार्लियामेंट का जो शब्द मिला था उस शब्द लिया गया था फ्रांस से। पार्लियामेंट का शब्द कहाँ से लिया गया था? तो फ्रांस से लिया गया था। लेकिन संसद की जननी किसे कहा जाता है? तो संसद की जननी ब्रिटेन को कहा जाता है। संसद की जननी किसे कहा जाता है? तो संसद की जननी ब्रिटेन को कहा जाता है। तो संसद की जननी ब्रिटेन को कहा जाता है। संसद शब्द कहाँ से लिया गया था? तो फ्रांस से लिया गया था। अगर हम बात करते हैं संसद का, तो संसद में होता है 2 सदन, एक होता है निम्न सदन, एक होता है उच्च सदन। तो संसद का अगर अंग का बात करते हैं तो अंग होता है 3 गो। संसद का देखिएगा, संसद का अगर बात करिएगा तो संसद का जो अंग होता है, संसद का अगर अंग का बात करिए
तो अंग होता है तीन, अंग होता है तीन, एक होता है लोकसभा, एक होता है राज्यसभा और एक होता है प्रेसिडेंट। तो ये हो गया तीन अंग हो गया। लेकिन आपसे पूछ लेगा कि बताइए सदन कितना होता है, तो सदन होता है दो सदन होता है, एक होता है राज्यसभा और एक होता है लोकसभा, एक होता है राज्यसभा एक होता है लोकसभा। बात करिएगा इसका राज्यसभा का, तो ये होता है उच्च सदन, उच्च सदन होता है, और लोकसभा होता है जो निम्न सदन होता है, लोकसभा निम्न सदन होता है। तो आपसे प्रश्न में बोला है कि बताइए कि भारतीय संसद का उच्च सदन कौन सा है, तो उच्च सदन हो जाता है कौन सा, राज्यसभा। अगर राज्यसभा की योग्यता की बात करेगा तो आपको योग्यता के लिए राज्यसभा के लिए बता देते हैं कि 35 वर्ष होना चाहिए। उपराष्ट्रपति की जो राज्यसभा में ही बैठते हैं तो 35 वर्ष होना चाहिए। लेकिन राज्यसभा का अगर हम बात करते हैं तो राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है, तो 6 ईयर्स का होता है, 6 साल का होता है। और अगर लोकसभा के कार्यकाल बात करिएगा तो 5 साल का होता है। लेकिन लोकसभा 5 साल से पहले भी भंग हो सकता है, तो ये भी याद रखिएगा। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो राज्यसभा हो जाएगा, जो उच्च सदन है। अगले प्रश्न देखिएगा, इस प्रश्न में बोला गया है कि विविध विषयों पर वैज्ञानिक जानकारी के संग्रह बृहत संहिता की किसके द्वारा लिखा गया है, तो बृहत संहिता लिखा गया है ब्राह्ममिहिर के द्वारा, बृहत संहिता ब्राह्ममिहिर के द्वारा लिखा गया है। अगर हम बात करते हैं यहाँ कलहन का, तब बताए हैं कि राजतरंगिनी किसके द्वारा लिखा गया था, राजतरंगिनी किसके द्वारा, तो कलहन के द्वारा लिखा गया था। इसी तरीका से कुछ और पुस्तकें देखिएगा, जिसे अर्थशास्त्र हम बताए थे कि अर्थशास्त्र किसके द्वारा लिखा गया था, तो चाणक्य द्वारा लिखा गया था। उसी तरीके से मृच कटकम भी हम बताए थे कि मृच कटकम किसके द्वारा लिखा गया था, तो मृच कटकम का बात करिएगा तो शूद्रक के द्वारा लिखा गया था, शूद्रक के द्वारा। फिर हम बात कर रहे थे हर्षचरित्र और साथ में हर्षचरित्र और कादम्बरी ये लिखा गया था किसको, तो बाणभट्ट के द्वारा लिखा गया था, बाणभट्ट के द्वारा लिखा गया था। तो इसका याद रखिएगा, जो बताएं कलहन राजतरंगिनी अर्थशास्त्र चाणक्य के द्वारा लिखा गया है, मृच कटकम शूद्रक के द्वारा लिखा गया है, हर्षचरित्र और कादम्बरी किसके द्वारा लिखा गया है, तो ये बाणभट्ट के द्वारा लिखा गया है। तो इस प्रश्न का बृहत संहिता का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ब्राह्ममिहिर के द्वारा लिखा गया था। अगले प्रश्न देखिएगा, इस प्रश्न में बोला गया है कि स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हुई दुर्घटनाओं के कालानुक्रमिक रूप से व्यवस्थित कीजिए। आपको हम जो भी ऑप्शन में एनालिसिस करवाते हैं छोटा डेट के साथ करवाते हैं, ये याद रखिएगा। जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। उसी तरीके से भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था 8 अगस्त 1942 को हुआ था। अगर हम बात करते हैं ध्वज सत्याग्रह हुआ था 1923 में, स्टार्ट हुआ था 1923 में हुआ था। और यह स्टार्ट कहाँ से हुआ था, तो नागपुर से हुआ था, नागपुर से। और ये कई जगह ही ध्वज सत्याग्रह चला था। इसी तरीके से असहयोग आंदोलन का बात करेगा तो ये असहयोग आंदोलन हम बताए थे 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन हुआ था। तो इस तरीके से क्रमिक बैठा लीजिए। जैसे ये बताइए जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में तो पहला नंबर पर आएगा। उसी तरीके से फिर 1920 आवेगा दूसरा नंबर पर। उसी तरीके से फिर आवेगा ध्वज सत्याग्रह कब आया था, तो ध्वज सत्याग्रह 23 में आया था, तो तीसरा नंबर पर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। तो इससे जुड़े पॉइंट भी हम लिखाते जाते हैं। जैसे जलियांवाला बाग हत्याकांड का अगर बात करिएगा तो आपको पता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड जो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, वो गोली चलाने का आदेश दिया था आर डायर। और पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर का बात करिएगा तो पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था, तो ओ डायर था। ओ डायर को गोली लंदन में जाके कौन मारा था, तो उधम सिंह ने मारा था। और उधम सिंह ने कब मारा था, तो 1940 में मारा था। इसी तरीके से आपको हम बताते हैं असहयोग आंदोलन का। तो असहयोग आंदोलन का असफल होने का मेन कारण था कौन सा, तो चौरी चौरा कांड जो हुआ था 5 फरवरी 1922 को हो गया था। और यही 12 फरवरी 1922 को वापस ले लिया गया। भारत छोड़ो आंदोलन का अगर बात करिएगा तो भारत छोड़ो आंदोलन चला था कब, तो 8 अगस्त 1942 को चला था। और इसी में महात्मा गांधी को भी और सरोजनी नायडू को भी गिरफ्तार कर लिया गया था ऑपरेशन 0 आवर चला के। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगले प्रश्न देखिएगा, इस प्रश्न में बोला गया है कि नियाग्रा फॉल्स
की सीमा पर स्थित है। तो आपको पता है कि नियाग्रा फॉल्स है जो कनाडा और यूएसए के सीमा पर है। नियाग्रा फॉल्स है जो कनाडा और यूएसए के सीमा पर है। यहाँ से प्रश्न पूछ रहा है कि एंजिल जलप्रपात कहाँ पड़ता है। एंजिल जलप्रपात, एंजिल जलप्रपात के बारे में पूछेगा तो एंजिल जलप्रपात पड़ता है कहाँ, तो वेनेजुएला में, वेनेजुएला में पड़ता है। तो वेनेजुएला में क्या पड़ता है, तो एंजिल जलप्रपात पड़ता है। नियाग्रा फॉल्स किसकी सीमा पर है, तो कनाडा और यूएसए, कनाडा और यूएसए के सीमा पर है। अगर हम भारत में बात करिएगा तो भारत में भी कुछ जलप्रपात है, जिसे पूछ लेता है जोग या गरसोप्पा, जोग या गरसोप्पा, जोग या गरसोप्पा को नाम चेंज करके रखा गया है महात्मा गांधी, तो महात्मा गांधी जलप्रपात। और ये पड़ता कहाँ है, तो कर्नाटका में पड़ता है। कर्नाटका में जोग या गरसोप्पा हो गया। उसी तरीके से आपसे पूछ लेगा कि हुंडरू कहाँ पड़ता है, हुंडरू जलप्रपात, तो हुंडरू जलप्रपात पड़ता है झारखंड में। कहाँ, तो झारखंड में पड़ता है हुंडरू जलप्रपात। उसी तरीके से चुलिया पूछ लेता है, तो चुलिया पड़ता है राजस्थान में। चुलिया जलप्रपात कहाँ पड़ता है, तो राजस्थान में पड़ता है। और किस नदी पर है, तो चंबल नदी पर है। चंबल नदी पर चुलिया हो गया। इसी तरीके से पूछ लेता है धुआंधार जलप्रपात कहाँ पड़ता है। धुआंधार पूछ लेगा कि धुआंधार जलप्रपात कहाँ पड़ता है। धुआंधार जलप्रपात कहाँ पड़ता है, तो धुआंधार पड़ता है एमपी में। और एमपी में कहाँ पड़ता है, तो जबलपुर में पड़ता है। जबलपुर में धुआंधार जलप्रपात हो गया। उसी तरीके से दूध सागर अगर पूछ लिया कि दूध सागर कहाँ पड़ता है, दूध सागर जलप्रपात, तो दूध सागर जलप्रपात पड़ता है गोवा में। कहाँ, तो गोवा में पड़ता है। और कौन सी नदी पर, तो मांडवी नदी पर, मांडवी नदी पर पड़ता है। तो दूध सागर बताएं कहाँ पड़ता है, तो गोवा में। धुआंधार कहाँ पड़ता है, तो एमपी जबलपुर में पड़ता है। हुंडरू पूछेगा जलप्रपात, तो झारखंड में। जोग या गरसोप्पा पूछेगा तो कर्नाटका में, जोग या गुरसोप्पा। उसी तरीके से कुंचिकल भी पूछ लेता है, तो कुंचिकल जलप्रपात भी कहाँ पड़ता है, तो कर्नाटक में पड़ता है। और फिर पूछ लेगा कि बरेही पानी कहाँ पड़ता है, तो ये उड़ीसा में पड़ता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि नियाग्रा फॉल्स किसके किसके सीमा पर है, तो कनाडा और यूएसए के सीमा पर है। अगले प्रश्न देखिएगा। इस प्रश्न में बोला है कि प्रसिद्ध पुस्तक इग्नाइटेड माइंड्स का लेखक का नाम बताइए। प्रसिद्ध पुस्तक इग्नाइटेड माइंड्स का लेखक का नाम बताइए। अगर आप हमको कंटिन्यू सेशन आप देख रहे होंगे तो इस सेशन देखिएगा, पीछे भी हम एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में बताए थे, तो वहाँ भी हम इसके पुस्तक की चर्चा किए थे इग्नाइटेड माइंड्स का, जो देखिए अगले नेक्स्ट सेशन में पूछ भी लिया गया है शिफ्ट में। तो इसमें होगा एपीजे अब्दुल कलाम इग्नाइटेड माइंड। अगर एपीजे अब्दुल कलाम का बात करते हैं तो एपीजे अब्दुल कलाम ने लिखा था विंग्स ऑफ फायर किसका है, तो एपीजे अब्दुल कलाम का है। अग्नि का उड़ान किसका है, तो अग्नि का उड़ान भी किनको है, तो एपीजे अब्दुल कलाम का। इग्नाइटेड माइंड्स है ये, तो इग्नाइटेड माइंड्स किसका हो गया, तो एपीजे अब्दुल कलाम। बात करते हैं चेतन भगत का भी प्रश्न पूछ लिया जाता है, तो चेतन भगत का याद रखेगा 5 पॉइंट सम वन। उसी तरीक़ा से हाल्फ गर्लफ्रेंड याद रखेगा। हाल्फ गर्लफ्रेंड भी किनका है, तो चेतन भगत का है। 1 इंडियन गर्ल भी याद रखेगा कि 1 इंडियन गर्ल किनका है, 1 इंडियन गर्ल इन्हीं का है। 1 इंडियन गर्ल, हाल्फ गर्लफ्रेंड और 5 पॉइंट सम वन किसका है, तो चेतन भगत का है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगले प्रश्न देखिएगा। इस प्रश्न में बोला गया है कि फल में आम का वैज्ञानिक नाम क्या है। आम का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो मैग्नीफेरा इंडिका आम का वैज्ञानिक नाम है। मैंगीफेरा या मैग्नीफेरा इंडिका। अगर हम इसी में कुछ बताते हैं कि आम का हो गया मैग्नीफेरा इंडिका। जैसे मनुष्य का पूछ लेता है तो मनुष्य का होता होमोस्पिनियस, मनुष्य का बोलेगा तो होमोस्पिनियस हो गया, होमोस्पिनियस। उसी तरीके से अगर मटर का पूछ लेगा कि मटर का क्या होता है, तो मटर का होता पीसम सटिवम होता है। उसी तरीक़ा से धान का पूछ लेगा तो उरज्जिया सटिवा होता है। धान का पूछेगा तो उरज्जिया सटिवा हो गया। उसी तरीक़ा से पूछेगा कि गेहूं का कौन सा होता है, तो ट्रिटिकम होता है। गेहूं का होता है ट्रिटिकम एस्टिवम होता है। ट्रिटिकम एस्टिवम होता है। उसी तरीक़ा से मेढक का पूछेगा तो मेढक का राना टेग्रीना होता है। मेढक का होता है राना टेग्रीना। उसी तरीक़ा से आपसे पूछेगा मक्खी का क्या होता है,
अगर मक्खी का पूछेगा कि मक्खी का क्या होता है, तो मक्खी का याद रखेगा मुस्का डोमेस्टिका होता है, मुस्का डोमेस्टिका होता है। तो मनुष्य का होमो स्पिनियस याद रखेगा, मटर का पिसम स्टिवम, धान का होता ओरजिया सटिवा, गेहूं का होता ट्रिटिकम स्टिवम, और मेढक का राना टिग्रिना, और मक्खी का मुस्का डोमेस्टिका, और रेशम का होता है बम्बूस मोरी, बम्बोस मोरी। तो इसी तरीके से इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा, तो मैंगीफेरा इंडिका। अगले प्रश्न देखिएगा, इस प्रश्न में बोला है कि रेशम से प्राप्त किया जाता है, तो रेशम से प्राप्त किया जाता है बॉम्बिक्स मोरी को प्राप्त किया जाता है। बॉम्बिक्स मोरी को किसे प्राप्त किया जाता है, तो रेशम से। तो रेशम से बॉम्बिक्स मोरी को प्राप्त किया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगले प्रश्न देखिएगा, इस प्रश्न में बोला गया है कि ब्रिटिश सेना के किस भारतीय सिपाही ने 1857 के भारतीय विद्रोह के फैलने से तुरंत पहले इन घटनाओं से महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे। तो 1857 के भारतीय विद्रोह के फैलने से तुरंत पहले घटना से जो जुड़े हुए थे वो मंगल पांडे थे। आपको हम बताए थे कि मंगल पांडे का जो तत्कालीन कारण क्या बना था, तो उस समय बेस फील्ड राइफल के जगह पर आया था इनफील्ड राइफल आया था। बेस फील्ड राइफल के जगह पर कौन सा आया था, तो इनफील्ड राइफल। बेस फील्ड राइफल के जगह पर आया था इनफील्ड राइफल। और इनफील्ड राइफल में क्या खूबी था कि गाय और सुअर की चर्बी भरा हुआ था, गाय और सुअर की चर्बी भरा हुआ था। और इससे चलाने के लिए मंगल पांडे ने इनकार कर दिया, जिसके कारण इस पर बहुत दबाव बनाया गया। और दबाव में आग जाने की वजह से मंगल पांडे ने लेफ्टिनेंट बाज और लेफ्टिनेंट हुज को गोली मार दिए। लेफ्टिनेंट बाज और लेफ्टिनेंट हुज को गोली मार दिए। और गोली मारला के बाद मंगल पांडे को उसी अथी में अगर हम बात करते हैं कि मंगल पांडे को फांसी की सज़ा चढ़ा 8 अप्रैल 1857 को। बाज और हुज की गोली मारने की वजह से मंगल पांडे को फांसी दिया गया। कब, तो 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दिया गया। क्यों, क्योंकि लेफ्टिनेंट बाज और लेफ्टिनेंट हुज को गोली मार दिए थे। अब इसी तरीक़ा से ये विद्रोह आगे भी सैनिक विद्रोह में बदल गया। और सैनिक विद्रोह का स्टार्टिंग पॉइंट हुआ, तो सैनिक विद्रोह का स्टार्टिंग किया, जो ऐलान किया था कि ये विद्रोह होगा कब, तो 30 मई 1857 का डेट लिया सैनिक विद्रोह में। लेकिन कुछ घटनाएं के घटने के कारण ही इसको पहला ही घटना घट गया और पहला ही ये विद्रोह को स्टार्ट कर दिया। कब, तो 10 मई 1857 को ही स्टार्ट कर दिया। 10 मई 1857 को ही मेरठ से 10 मई 1857 को ही ये विद्रोह स्टार्ट हो गया। अगर हम बात करते हैं विद्रोह का स्टार्ट किए तो कौन, तो 20 नेटिव इन्फेंट्री के जवानों ने स्टार्ट कर दिया 10 मई 1857 को। लेकिन डेट कब का था, तो 30 मई 1857 का था। लेकिन कुछ घटनाएं या कुछ ऐसा पता चल गया था जिसकी वजह से इस विद्रोह का जो ऐलान कर दिया वो 10 मई 1857 को ही कर दिया। कभी कभी पूछता है कि बताइए कि सैनिक विद्रोह होते समय संदेश किसके लिए भेजा, संदेश में क्या भेजा गया था, तो रोटी और कमल का भेजा गया था। रोटी और कमल के रूप में संदेश भेजा गया था। तो आपसे पूछा है कि बताइए कि इस विद्रोह को फैलने से तुरंत पहले घटनाएं किनको साथ घटा था, तो ये मंगल पांडे को घटा था, जो 8 अप्रैल 1857 को इनको फांसी दिया गया था। कहाँ, तो बैरकपुर छावनी में। कहाँ दिया गया था, तो बैरकपुर छावनी में इनको फांसी दिया गया था। तो बैरकपुर छावनी में इनको फांसी दिया गया था। अगर मंगल पांडे का बात करेगा तो यूपी से बिलोंग करते थे, यूपी के बलिया से जुड़े हुए थे। तो इसी तरीक़ा से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। इसमें कुछ और पॉइंट देखिएगा भगत सिंह के बारे में। भगत सिंह को 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और बंटुकेश्वर दत्त को फांसी दिया गया था। लोकमान्य तिलक से कौन है, तो बाल गंगाधर तिलक जुड़े हुए हैं। लोकमान्य तिलक को किनको कहा जाता है, बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है। और बाल गंगाधर तिलक ने ही एक नारा दिया था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। ये बोले थे होम रूल जब आंदोलन चला रहे थे 1916 में, तो 1916 में ही बोले थे स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूँगा। तो अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में बोला गया है, इस प्रश्न में देखिएगा
इस प्रश्न में बोला गया है कि किसकी स्थापना भारत के योजना आयोग के विकल्प पर हुआ था। मतलब योजना आयोग का जगह कौन लिया था, तो नीति आयोग ने लिया था। अगर हम बात करते हैं नीति आयोग का, तो नीति आयोग जो जगह लिया था वो लिया था 1 जनवरी 2015 को। 1 जनवरी 2015 को ले लिया था किसका, तो योजना आयोग की जगह ले लिया था कौन, नीति आयोग। अगर हम बात पूछेंगे कि नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, तो नीति आयोग का अध्यक्ष जो होता है वो पीएम होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं। इसी तरीक़ा से योजना आयोग का अगर हम बात करते हैं तो योजना आयोग आया था कब, तो 1950 में आया था योजना आयोग। अगर हम बात करते हैं कि इसका अध्यक्ष कौन होते हैं, तो पीएम अध्यक्ष होते हैं। अगर बात करेंगे कि ये स्थापना कब हुआ था, तो ये स्थापना हुआ था 13 अगस्त 2024। मतलब कि नीति योजना आयोग को चेंज करने का योजना कब, मतलब ख़त्म करने का योजना कब बना था, तो 13 अगस्त 2014 को बना था। 13 अगस्त 2014 को बना था कि योजना आयोग की जगह पर कौन सा आएगा, नीति आयोग आएगा। और 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग लागू कर दिया गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 कि नीति योजना आयोग की जगह कौन लिया है, तो नीति आयोग लिया है। यहीं से 1-2 प्रश्न और पूछ लेता है कि बताइए पंचवर्षीय योजना कब स्टार्ट हुआ था। पंचवर्षीय योजना कब हुआ था, तो 1951 में स्टार्ट हुआ था। और राष्ट्रीय विकास परिषद कब हुआ था, राष्ट्रीय विकास परिषद कब स्टार्ट हुआ था, तो राष्ट्रीय विकास परिषद भी स्टार्ट हुआ था 1952 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा, तो ऑप्शन नंबर 4 नीति आयोग जो योजना आयोग का जगह लिया है। अगले प्रश्न देखिएगा। इस प्रश्न में बोला गया है कि कोलकाता बंदरगाह किस नदी पर स्थित है। तो कोलकाता बंदरगाह हुगली नदी पर स्थित है। कोलकाता बंदरगाह हुगली नदी पर स्थित है। अगर हम कुछ बंदरगाह का नाम बताते हैं तो जैसे कांडला पूछ लेगा कि कांडला बंदरगाह कहाँ पड़ता है, तो कांडला बंदरगाह गुजरात में पड़ता है। फिर मुंबई बंदरगाह कहाँ पड़ता है, तो महाराष्ट्र में पड़ता है। उसी तरीके से पूछेगा कि नहावा सोबा कहाँ पड़ता है, तो नहावा सोबा पड़ता है कहाँ, तो महाराष्ट्र में पड़ता है। नहावा सोबा को ही नाम चेंज किया गया है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। अगर हम पूछेगा कि मार्मा गोवा कहाँ पड़ता है, मार्मा गोवा पड़ता है तो गोवा में पड़ता है। फिर मंगलोर बंदरगाह कहाँ पड़ता है, मंगलोर बंदरगाह कहाँ पड़ता है, तो बेंगलुरु में पड़ता है। मंगलोर बंदरगाह हो गया बेंगलुरु में। उसी तरीका से आपसे पूछेगा कि बताइए तुत्तीकोरिन बंदरगाह कहाँ पड़ता है, तो तुत्तीकोरिन पड़ता है तमिलनाडु में। तुत्तीकोरिन कहाँ पड़ता है, तो तमिलनाडु में पड़ता है। उसी तरीका से पूछ लेगा आपको कि बताइए एनौर बंदरगाह कहाँ पड़ता है, एनौर बंदरगाह, तो एनौर बंदरगाह भी कहाँ पड़ता है, तो तमिलनाडु में पड़ता है। फिर चेन्नई बंदरगाह चेन्नई में हो गया। विशाखापट्टनम पूछेगा कि विशाखापट्टनम कहाँ पड़ता है, तो विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में पड़ता है। फिर पूछेगा पारादीप कहाँ पड़ता है, तो पारादीप पड़ता है उड़ीसा में। और फिर हल्दिया कहाँ पड़ता है, तो हल्दिया कहाँ पड़ता है, तो कोलकाता में। तो हम बता रहे थे कि कांडला गुजरात में, मुंबई महाराष्ट्र, नहावा सोवा जो जवाहरलाल नेहरू है वो भी महाराष्ट्र में, मार्मा गोवा में। फिर मंगलोर बंदरगाह कहाँ पड़ता है, तो बेंगलुरु में। कोची या कोचिन पड़ता है कहाँ, तो केरला में। एनौर बंदरगाह कहाँ, तो तमिलनाडु में। तुत्तीकोरिन तमिलनाडु में, चेन्नई भी तमिलनाडु में, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में, पारादीप उड़ीसा में। और हल्दी बंदरगाह कहाँ पड़ता है, तो हल्दिया बंदरगाह पड़ता है कोलकाता में। तो राइट आंसर हो जाएगा कि कोलकाता बंदरगाह किस नदी पर है, तो हुगली नदी पर है। अगले प्रश्न देखिएगा। इस प्रश्न में बोला गया है कि इनमें से कौन सा भारतीय राज्य है जो शीर्ष 5 वन आच्छादित प्रदेशों में शामिल नहीं है। तो देखिए 5 वन आच्छादित में देखिए छत्तीसगढ़ भी है, मध्य प्रदेश भी है, महाराष्ट्र भी है, कि पंजाब है जो वन क्षेत्र में आच्छादित नहीं है। अगर बात करेगा वन में सबसे ऊपर कौन है, तो एमपी है। वनों में सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है, तो एमपी में पाया जाता है। अगर बाघ सबसे ज़्यादा कहाँ है, तो एमपी में ही पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि पंजाब है जो 5 वन आच्छादित प्रदेशों में शामिल नहीं है। अगले प्रश्न देखिएगा। इस प्रश्न में बोला गया है कि एकला चलो रे गीत, एकला चलो रे गीत किसने लिखा था, तो एकला चलो रे गीत लिखे थे रविंद्रनाथ टैगोर ने। कौन लिखे थे, तो रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखे थे। अगर रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में देखेगा तो इनका जन्म हुआ था 7 मई 1861 को इनका जन्म हुआ था। अगर बात करते हैं कि इस आंदोलन, ये जो बंग भंग आंदोलन कौन चलाए थे, तो बंग भंग आंदोलन पूछेगा तो रविंद्रनाथ टैगोर जुड़े हुए थे। अगर पूछेगा कि बताइए कि स्वदेशी आंदोलन कौन चलाए थे, तो स्वदेशी आंदोलन से भी जुड़े हुए थे जब बंगाल विभाजन हुआ था तब। फिर बोलेगा कि बताइए सबसे पहले नोबेल प्राइज किसको दिया गया था भारत में, तो इन्हीं को दिया गया था 1913 में साहित्य के क्षेत्र में। किसको लिए मिला था, तो गीतांजलि के लिए मिला था, गीतांजलि के लिए मिला था।
तो गीतांजलि के लिए नोबेल सबसे पहले भारत में किसको मिला था? तो रविंद्रनाथ टैगोर जी को मिला था। किसके लिए? तो गीतांजलि के लिए। तो बोला कि एकला चलो रे गीत किसका है? तो रविंद्रनाथ टैगोर का। अगर यही बात करते हैं ईश्वर चंद्र विद्यासागर का, तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने एक पत्रिका लाया था सोम प्रकाश। सोम प्रकाश पत्रिका किनका है? जो साप्ताहिक चलता था वो ईश्वर चंद्र विद्यासागर का था। फिर ये जोड़ दिए थे, एक आंदोलन चलाए थे विधवा पुनः विवाह, विधवा पुनः विवाह का आंदोलन चलाए थे। जो अधिनियम कब आया था? तो अधिनियम आया था 1856 में। अधिनियम कब आया था? तो 1856 में एक अधिनियम आया था विधवा पुनः विवाह का, और इसका पत्रिका कौन सा है? तो सोम प्रकाश। अगर हम बात करते हैं अरविंद घोष का, तो अरविंद घोष ने एक आश्रम खोला था ओरीविले आश्रम, ओरीविले आश्रम खोले थे कौन? तो ओरीविले आश्रम खोले थे कौन? तो अरविंद घोष ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगले प्रश्न देखिएगा। इस प्रश्न में बोला गया है कि रेड डाटा बुक किससे संबंधित है? तो रेड डाटा बुक जो संबंधित है वो IUCN जारी करता है। कौन करता है? तो IUCN जारी करता है, और इसमें जारी होता है लुप्त प्राय पादप और जंतु को, जो मतलब कि संकटग्रस्त है या लुप्त होने के कगार पर, उसका लिस्ट जारी करता है कौन? तो रेड डाटा बुक जारी करता है। और अगर इसका बात करेगा कि हेडक्वार्टर कहाँ देखने को मिलेगा, तो हेडक्वार्टर आपको स्विट्जरलैंड में देखने को मिलेगा। स्विट्जरलैंड में हेडक्वार्टर है। अगर बात करेंगे कि रेड डाटा बुक को IUCN में शामिल कब किया गया था, तो 1964 में शामिल किया गया था। रेड डाटा बुक को IUCN में शामिल किया गया था। तो ये बताइए रेड डाटा किसको बताता है? तो लुप्त प्राय पादप एवं जंतु को बताता है। अगले प्रश्न देखिएगा। इस प्रश्न में बोला है कि FTTP का पूर्ण रूप क्या है? FTTP का पूर्ण रूप क्या है? तो ये है फाइबर टू द प्रीमाइसेस। फाइबर टू द प्रीमाइसेस होता है FTTP का। फाइबर टू द प्राइमिसेस या प्रीमाइसेस होता है फाइबर टू द प्रीमाइसेस। अगले प्रश्न देखिएगा। इस प्रश्न में बोला गया है कि भारत सरकार की किस योजना के तहत ग्रीन फील्ड उद्यम स्थापित करने हेतु कम से कम एक अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति उधारकर्ता एवं कम से कम एक महिला उधारकर्ता के लिए प्रति बैंक शाखा 10 लाख रुपया से लेकर 1 करोड़ रुपया तक ऋण उपलब्ध कराया किया जाता है? तो ये स्टैंड अप इंडिया स्कीम में कराया जाता है। स्टैंड अप इंडिया स्कीम में कराया जाता है। और ये आया था कब? तब 5 अप्रैल 2016 को आया था। 5 अप्रैल 2016 को आया था। कब? तो 5 अप्रैल 2016 को स्टैंड अप इंडिया स्कीम। अगर हम बात करते हैं तो प्रधानमंत्री जनधन योजना कब आया था? तो प्रधानमंत्री जनधन योजना के बारे में हम बताए थे कि 28 अगस्त 2014 को आया था। कौन सा? तो प्रधानमंत्री जनधन योजना। फिर बोलेंगे प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना कब आया था? तो जीवन ज्योति आया था 9 मई 2015 को। 9 मई 2015 को प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना आया था, बीमा योजना। और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना कब आया था? तो ये भी वही डेट में आया था, 9 मई 2015 को। तो ये बताइए प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना 9 मई 2015 को, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना 9 मई 2015 को ही आया था, प्रधानमंत्री जनधन योजना 28 अगस्त 2014 को, और स्टैंड अप इंडिया स्कीम आया था 5 अप्रैल 2016 को। इसी में कुछ और योजनाएं हम बता देते हैं आपको, और इसी तरीक़ा से कंटिन्यू सेशन में जुड़े रहिएगा। आपको योजनाएं से 1 से 2 क्वेश्चन प्रश्न देखने को मिल रहा है, और हम इस तरीक़ा से रिवीजन करा देंगे कि आपको रटने का या पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो देखिएगा, हम बताए थे जनधन योजना हो गया 28 अगस्त 2014 को। उसी तरीक़ा से स्किल इंडिया पूछता है कि स्किल इंडिया कब आया था? तो स्किल इंडिया आया था 15 जुलाई 2015 को। 15 जुलाई 2015 को स्किल इंडिया आया था। उसी तरीक़ा से पूछ लेगा मेक इन इंडिया कब आया था? तो मेक इन इंडिया आया था 25 सितंबर 2014 को। 25 सितंबर 2014 को आया था मेक इन इंडिया आया था। उसी तरीक़ा से पूछ लेता है कि बताइए कि दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय कब आया था? दीनदयाल उपाध्याय भी आया था 25 सितंबर 2014 को ही आया था। तो दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय आ गया 25 सितंबर 2014 को। फिर हम बताए थे मेक इन इंडिया कब आया था? तो मेक इन इंडिया आया था 25 सितंबर 2014 को। फिर बताइए कि स्किल इंडिया कब आया था? तो स्किल इंडिया आया था 15 जुलाई 2015 को। 15 जुलाई 2015 को। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगले प्रश्न देखिएगा। इस प्रश्न में देखिएगा
इस प्रश्न में बोला गया है कि भारत सरकार के किस योजना का उद्देश्य है कि 100 दिनों की श्रम रोजगार की गारंटी देकर ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों की आजीविका सुरक्षा को बढ़ाना। भारत सरकार की किस योजना का उद्देश्य है 100 दिनों की श्रम रोजगार की गारंटी देकर ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों की आजीविका सुरक्षा को बढ़ावा देना। तो ये काम किसका है? तो मनरेगा को है। किसका? तो मनरेगा को है। अगर हम बात करते हैं मनरेगा, तो मनरेगा के पहले इसका नाम था नरेगा। पहले नाम क्या था? तो नरेगा नाम था, नरेगा। और बात करते हैं नरेगा आया था अगस्त 2005 में, अगस्त 2005 में आया था। अगर हम बात करते हैं लागू कब हुआ था, तो लागू हुआ था 2 फरवरी 2006 को। 2 फरवरी 2006 को लागू हुआ था। तो आपसे प्रश्न में पूछा जा सकता है कि नरेगा कब आया था, मतलब कब पारित हुआ? तो पारित हुआ अगस्त 2005 को। लागू कब हुआ था? 2 फरवरी 2006 को। लेकिन इसी का नाम चेंज करके और रख दिया गया क्या चीज़? तो मनरेगा। क्या रखा? तो मनरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। और इसी का एक संशोधन हुआ कब? 2 अक्टूबर 2009 को। 2 अक्टूबर 2009 को। और इसका नाम रख दिया गया क्या चीज़? तो मनरेगा नाम रख दिया गया। क्या? तो मनरेगा नाम रख दिया गया। तो याद रखिएगा कि पहले नरेगा आया था अगस्त 2005 में, लागू हुआ 2 फरवरी 2006 से, और इसी को नाम चेंज के रख दिया मनरेगा। कब? तो 2 अक्टूबर 2009 को। 2 अक्टूबर 2009 को मनरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। और इसी के तहत कितना दिन का काम दिया जाता है? तो 100 दिन का काम दिया जाता है। अगले प्रश्न देखिएगा। इस प्रश्न में बोला गया है कि कौन सा शुल्क जीएसटी के अंतर्गत नहीं आता है? कौन सा शुल्क है जो जीएसटी के अंतर्गत नहीं आता है? तो स्टाम्प शुल्क जीएसटी के अंतर्गत नहीं आता है। बाकी वैट है जो जीएसटी के अंतर्गत आता है, केंद्रीय उत्पाद शुल्क भी जीएसटी के अंतर्गत आता है, और मनोरंजन कर भी जीएसटी के अंतर्गत आता है। अगर हम जीएसटी का बात करते हैं, गुड एंड सर्विस टैक्स या गुड सर्विस टैक्स, तो ये एक अप्रत्यक्ष कर है। ये क्या है? तो एक अप्रत्यक्ष कर है। अप्रत्यक्ष कर है। अगर बात करेंगे कि लागू कब हुआ था, तो 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ था। 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ था। और अगर बात करेगा कि लागू कौन किया था, तो उस समय वित्त मंत्री जो थे, वित्त मंत्री कौन थे? तो अरुण जेटली थे। अरुण जेटली थे। तो अरुण जेटली थे वित्त मंत्री। और ये बताइए लागू कब हुआ था? 1 जुलाई 2017 को। कौन सा कर है? तो अप्रत्यक्ष कर है, और वस्तुओं और सेवाओं पर लगाया जाता है। लेकिन पूछेगा कि फर्स्ट देश कौन सा था जिसने लागू किया था? तो फर्स्ट देश लागू करने वाला कौन था? तो फ्रांस था। फर्स्ट देश लागू करने वाला फ्रांस था। ये बताइए कि जीएसटी भारत में लागू कब हुआ? तो 1 जुलाई 2017 को। उस समय वित्त मंत्री कौन जारी किया था? तो अरुण जेटली ने लागू किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टाम्प शुल्क पर जीएसटी के अंतर्गत नहीं आता है। अगले प्रश्न देखिएगा। इस प्रश्न में बोला है कि बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय वैज्ञानिकों के द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर परम का श्रृंखला नहीं है? बोला भारतीय वैज्ञानिकों के द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर परम की श्रृंखला नहीं है। तो परम मित्र नहीं है। बाद बाकी परम 8000 है, फिर बोलेगा परम बृहम भी है, और परम 8600 भी है। लेकिन भारतीय वैज्ञानिकों के द्वारा परम मित्र जो इस श्रृंखला में शामिल नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगले प्रश्न देखिएगा। इस प्रश्न में बोला है कि बताइए कि केरल से गुजरने वाले अक्षांश से भी गुजरता है। मतलब केरल से गुजरने वाले अक्षांश तमिलनाडु से भी होकर गुजरता है। केरल से गुजरने वाले अक्षांश किससे होकर गुजरता है? तो तमिलनाडु से भी होकर गुजरता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, तमिलनाडु। अगले प्रश्न देखिएगा। इस प्रश्न में बोला गया है कि भोटियां भारत के किस राज्य से अनुसूचित जनजाति से एक है? भोटियां भारत के किस राज्य से संबंधित अनुसूचित जनजाति से संबंधित है? तो उत्तराखंड से है। कहाँ से? तो उत्तराखंड से संबंधित है। अगर बात करेगा मध्य प्रदेश के, तो यहाँ ज़्यादा पाया जाता है भील। कौन सा जनजाति है? तो भील है। और पाया जाता है मुंडा। भील और मुंडा पाया जाता है। अगर बात करेगा राजस्थान के, तो राजस्थान में भील और मीना पाया जाता है। भील जनजाति और मीना भी
जनजाति। मीना जनजाति और भील जनजाति कहाँ, तो राजस्थान में। मध्य प्रदेश में कौन कौन है, तो भील और मुंडा है, भील और मुंडा है। सबसे ज़्यादा जनजाति पूछेगा तो सबसे ज़्यादा जनजाति कहाँ पाया जाता है, तो मध्य प्रदेश में पाया जाता है। सबसे ज़्यादा जनजाति कहाँ पाया जाता है, तो मध्य प्रदेश में पाया जाता है। अगले प्रश्न देखिएगा, इस प्रश्न में बोला है कि किस पौधे को जड़, तना और पत्तियां विभेदित नहीं किया जा सकता। किस पौधे को जड़, तना और पत्तियों में विभेदित नहीं किया जा सकता है, तो अस्पाइरोगाइरा को विभेदित नहीं किया जा सकता है। अस्पाइरोगाइरा को किसमें, तो जड़ में, तना में और पत्तियों में विभेदित नहीं किया जा सकता है। अगर फर्न का बात करेगा तो फर्न एक पाया जाता है ब्रायोफाइटा में, ब्रायोफाइटा में पाया जाता है, ब्रायोफाइटा में फर्न पाया जाता है। अस्पाइरोगाइरा में क्या बताएं, तो जड़, तना और पत्तियों में विभेदित नहीं होते हैं। अगले प्रश्न देखिएगा, इस प्रश्न में बोला है कि बताइए कि ऑप्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क क्या है। ऑप्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क क्या है, तो ये फिजिकल फाइबर ऑप्टिकल डिवाइस जिसके माध्यम से सिग्नल को दूर संचार नेटवर्क में उपयोगकर्ताओं तक वितरित किया जाता है। बोला है ऑप्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क क्या है, तो फिजिकल फाइबर और ऑप्टिकल डिवाइस जिसके माध्यम से सिग्नल को दूर संचार नेटवर्क के उपयोगकर्ता के वितरित किया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर 2। अगले प्रश्न देखिएगा, इस प्रश्न में बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प है जो राज्य विधानसभा विधायकों की संख्या का संयोजन के संदर्भ में गलत है। बोला है कि राज्य विधानसभा के विधायकों की संख्या के संयोजन के संदर्भ में गलत है। तो ये बताइए, राजस्थान में विधायकों की संख्या 200 है, महाराष्ट्र में 288 है, उत्तराखंड में 70 है, लेकिन दिल्ली का अगर बात करेगा तो दिल्ली में कितना है, तो 70 है। दिल्ली में कितना, तो 70 में है। तो आपसे पूछा था कि राज्य विधानसभा विधायकों की संख्या के संयोजन के संदर्भ में गलत कौन सा है, तो दिल्ली गलत है, 50 नहीं 70 है। बाद बाकी राजस्थान 200, महाराष्ट्र 288 और उत्तराखंड 70। अगले प्रश्न देखिएगा, इस प्रश्न में बोला है कि कौन सा कथन है जो भारत के बैंकों के संदर्भ में सही नहीं है। भारत के बैंकों के संदर्भ में सही नहीं है। तो बोला कि मोबाइल एटीएम सबसे पहले आईसीसी बैंक ने पेश किया था। तो ये सही है कि मोबाइल एटीएम है जो सबसे पहले आईसीसी बैंक ने ही पेश किया था। फिर बोला कि पूरे भारत में एसबीआई का सर्वाधिक ब्रांच है। ये भी सही है कि सर्वाधिक ब्रांच किसको दिखेगा, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को ही देखने को मिलता है। फिर बोला कि इलाहाबाद बैंक भारत का सबसे पुराना सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है। तो ये भी सही है कि इलाहाबाद बैंक है जो भारत का सबसे पुराना सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है। बोला भारतीय रिजर्व बैंक भारत के निजी बैंक है। तो ये गलत है, निजी बैंक नहीं है। तो अगर हम बात करते हैं इसका राइट आंसर, तो ऑप्शन नंबर 4 रिजर्व बैंक। अगर हम बात करते हैं आरबीआई के बारे में, तो पता है कि आरबीआई का जो एक अधिनियम आया था 1934 का, और ये गठन कब हुआ था, तो 1 अप्रैल 1935 का गठन हुआ था। अगर बात करते हैं कि भारत का गवर्नर कौन था, तो उस समय सीडी देशमुख थे। भारतीय गवर्नर कौन थे, सीडी देशमुख थे। पूछेगा कि पहला गवर्नर कौन था, तो पहला था कौन, तो ओसबर्न स्मिथ था। ओसबर्न स्मिथ थे। और आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, तो राष्ट्रीयकरण हुआ था 1949 में। राष्ट्रीयकरण हुआ था 1949 में। पूछेगा कि बताइए भारतीय गवर्नर उस समय कौन थे, तो ओसबर्न स्मिथ थे, भारतीय सीडी देशमुख थे। और पूछेगा कि आरबीआई के गवर्नर कौन थे पहला, तो वो स्मिथ थे। और पूछेगा कि गठन कब हुआ था, तो 1 अप्रैल 1935 को। और बताइए कौन सा अधिनियम से, तो 1934 के अधिनियम से। इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा, तो ऑप्शन नंबर 4। अगले प्रश्न में देखिएगा, इस प्रश्न में बोला गया है कि कौन सा पौधा है जो थैलोफाइटा नहीं है। कौन सा पौधा थैलोफाइटा नहीं है, तो प्यूनेरिया है जो थैलोफाइटा नहीं है। बाकी चारा थैलोफाइटा है, इलोथ्रिक्स थैलोफाइटा है और उल्वा थैलोफाइटा है। अगर हम थैलोफाइटा की बात करते हैं तो आपको हम बताते हैं कि पादप जगत का अगर बात करिएगा, पादप जगत को 2 भागों में बांटा गया था। 2 भागों में, एक बोलते हैं क्रिप्टोगेमी और एक बोलते हैं फेनरोगेमी। हिंदी में इसका होता है क्रिप्टोगेमी को बोलते हैं अपुष्पोद्भिद, और फेनरोगेमी को बोलते हैं पुष्पोद्भिद। जिसमें फल लगता है वो पुष्पोद्भिद, और जिसमें फल नहीं लगता है वो बोलते हैं अपुष्पोद्भिद। और पुष्पोद्भिद को ही हम बोलते हैं क्रिप्टोगेमी। क्रिप्टोगेमी को भी 3 भागों में बांटा गया। जो पहला होता है थैलोफाइटा।
थाइलोफाइटा, दूसरा होता है ब्रायोफाइटा और तीसरा होता है ट्रिडोफाइटा। अगर थाइलोफाइटा का अगर बात करिएगा तो थाइलोफाइटा में पाया जाता है कौन कौन, तो 4 प्रकार है। एक है शैवाल, ठीक है। दूसरा में अगर बात करते हैं तो शैवाल के बाद हो जाता है कवक, दूसरा में हो गया कवक। अगर तीसरा का बात करेगा तो तीसरा में होता है जीवाणु, तीसरा में जीवाणु, और चौथा का अगर बात करेगा तो चौथा में लाइकेन। तो थैलोफाइटा में याद रखिएगा कि कौन कौन होता है, शैवाल आता है थैलोफाइटा में, कवक आता है थैलोफाइटा में, फिर आता है जीवाणु थैलोफाइटा में, और उसी तरीका से लाइकेन भी थैलोफाइटा है। तो पादप जगत का सबसे बड़ा जो होता है वो कौन होता है, थैलोफाइटा होता है। अगर ब्रायोफाइटा में बात करेगा तो ब्रायोफाइटा में पादप जगत का उभयचर कहा जाता है। याद रखिएगा, डायरेक्ट पेपर में पूछता है कि पादप जगत का उभयचर किसे कहा जाता है, पादप जगत का उभयचर किसे कहा जाता है, उभयचर। तो उभयचर कहा जाता है किसको, तो ब्रायोफाइटा को। ब्रायोफाइटा को पादप जगत का उभयचर कहा जाता है। थैलोफाइटा में कौन कौन पाया जाता है, तो शैवाल हो गया, कवक हो गया, लाइकेन हो गया और जीवाणु हो गया। ब्रायोफाइटा को पादप जगत का उभयचर कहा जाता है। तो आपसे प्रश्न में पूछा था कि थैलोफाइटा में नहीं आता है, तो प्लूनेरिया नहीं आता, प्लूनेरिया नहीं आता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि प्लूनेरिया है जो थैलोफाइटा के प्रजाति नहीं है। पूछेगा पादप जगत का सबसे बड़ा कौन सा होता है, तो थैलोफाइटा ही होता है। पादप जगत में सबसे बड़ा पादप कौन सा होता है, जगत होता है कौन, तो थैलोफाइटा होता है। अगले प्रश्न में देखिएगा, इस प्रश्न में बोला गया है कि इसरो के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। इसरो के प्रथम अध्यक्ष थे डॉक्टर विक्रम साराभाई। डॉक्टर विक्रम साराभाई प्रथम अध्यक्ष थे। अगर इसरो का बात करिएगा तो इसरो का गठन हुआ था 15 अगस्त 1969 को हुआ था। 15 अगस्त 1969 को इसरो का स्थापना हुआ था। अगर हेडक्वार्टर का बात करेगा तो हेडक्वार्टर कहाँ है, तो बेंगलुरु में इसका हेडक्वार्टर है। अगर बात करेगा कि पहला अध्यक्ष कौन थे, तो पहला अध्यक्ष कौन थे, विक्रम साराभाई। लेकिन वर्तमान अध्यक्ष का अगर बात करेगा कि वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो एस सोमनाथ है। एस सोमनाथ है पहला अति वर्तमान में अध्यक्ष। अगर हम बात करते हैं कि इसका एक सैटेलाइट गया चंद्रमा पर, तो चंद्रमा पर साउथ पोल पर उतरने वाला पहला सैटेलाइट चंद्रयान 3 गया है, जो भारत का पहला रॉकेट था। तो अगर हम बात करते हैं, पूछेगा कि चंद्रमा के साउथ पोल पर लैंडिंग करवाने वाला कौन पहला देश बना है, तो भारत बना है। और चंद्रयान 3 के साथ कौन कौन गया है, चंद्रयान 3 के साथ साथ एक गया है लैंडर और एक गया है रोवर। तो लैंडर का नाम क्या है, तो लैंडर का नाम था विक्रम, और रोवर का नाम क्या था, तो रोवर का नाम था प्रज्ञान। तो लैंडर का नाम विक्रम और रोवर का नाम प्रज्ञान था। फिर चंद्रमा के साउथ पोल पर उतरने वाला पहला जो सैटेलाइट कौन था, चंद्रयान 3, जो भारत पहला हासिल किया है, प्रथम हासिल किया है। तो इसी तरीका से इसरो का बता दिए, इसरो का। इसी तरीका से DRDO के बारे में पूछ लेता है, DRDO की अगर बात करेगा तो DRDO का अगर गठन हुआ था कब, तो 1958 में हुआ था। 1958 में DRDO का गठन हुआ था। अगर बात करेगा कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो इसका हेडक्वार्टर पड़ता है दिल्ली में। कहाँ, तो दिल्ली में पड़ता है। अगर अध्यक्ष वर्तमान में बात करेगा तो वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो समीर कामत है। समीर कामत इसका अध्यक्ष है। कौन, तो डॉक्टर समीर कामत इसका वर्तमान अध्यक्ष है। तो इसरो का प्रथम अध्यक्ष कौन हो गए, तो डॉक्टर विक्रम साराभाई। अगले प्रश्न देखिएगा, इस प्रश्न में बोला गया है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड में अहम भूमिका के कारण माइकल फ्रांसिस ओ डायर को हत्या किसके द्वारा की गई थी। तो आपको हम बताए थे, जब जलियांवाला बाग हत्याकांड पढ़ाए थे तो वहाँ भी हम बताए थे कि माइकल ओ डायर का अगर बात करेगा तो माइकल ओ डायर की गोली मारा था 1940 में। कौन, तो 1940 में मारा था उधम सिंह ने। कहाँ, तो लंदन जाकर। क्योंकि ओ डायर मारने की वजह क्या है कि जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था तो उस समय 13 अप्रैल 1919 को जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था तो उस समय पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था, तो ओ डायर था। लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था, ओ डायर था। लेकिन गोली चलाने का आदेश कौन दिया था, तो आर डायर ने दिया था। गोली चलाने का आदेश किसने दिया था, तो आर डायर ने दिया था। तो गोली चलाने का आदेश दिया था आर डायर ने। ये बताइए उस समय लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था, तो ओ डायर था। तो उधम सिंह था जो कहाँ मारा था, तो लंदन में गोली जाके मारा था 1940 में। याद रखिएगा कब मारा था, तो 1940 में मारा था। अगर इससे कुछ पॉइंट अगर देख लीजिएगा, जैसे मंगल पांडे तो हम बताए कि 1857 के क्रांति से जुड़े हुए थे। 1857 जो बाज और हुज को मारे थे, इसीलिए 8 अप्रैल 1857 इनको फांसी दिया गया था बैरकपुर छावनी में। किससे जुड़े थे, तो 34 नेटिव इन्फेंट्री से जुड़े हुए थे। 34 नेटिव इन्फेंट्री से जुड़े हुए थे। अगर भगत सिंह का बात करिएगा तो भगत सिंह, राजगुरु और बंटुकेश्वर दत्त को फांसी दिया गया था कब, तो 23
1931 को राजगुरु बंटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह को दिया गया था। अगर इसी में बात करते हैं चंद्रशेखर आज़ाद का, तो काकोरी ट्रेन डकैती से जुड़े हुए थे और इनको फांसी पड़ा था 27 फरवरी 1931 को। 27 फरवरी 1931 को चंद्रशेखर फांसी नहीं पड़ा था, सॉरी, ये खुद अपने आप को गोली मारे थे। कब? तो 27 फरवरी 1931 को। 27 फरवरी 1931 को चंद्रशेखर आज़ाद खुद अपने आप को गोली मार लिए थे। कब? तो 27 फरवरी 1931 को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 उधम सिंह। अगले प्रश्न में देखिएगा, इस प्रश्न में बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सा दक्षिण अमेरिकी देश स्थल रुद्ध है, लैंडलॉक कंट्री है? तो लैंडलॉक देश जो है वो है पराग्वे। कौन? तो दक्षिण अमेरिकी का कौन सा देश है जो लैंडलॉक है? तो पराग्वे है। कौन? तो पराग्वे। अगले प्रश्न देखिएगा, इस प्रश्न में बोला गया है कि किस संगठन का मुख्यालय सुमिलित नहीं है। अगर हम बात करते हैं कि यूनिसेफ का, तो यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में, सही है। ओपेक का है ज्यूरिक, ये गलत है। ओपेक का जो राजधानी हेडक्वार्टर है वो ऑस्ट्रिया के वियना में है। ऑस्ट्रिया के वियना में है राजधानी का इसका हेडक्वार्टर, किसका? तो ओपेक का। अगर वार्षिक गठन डीसी का बात करेगा तो वर्ल्ड बैंक का वार्षिक गठन डीसी सही है। नाटो का ब्रुसेल्स सही है। अगर हम बात करते हैं यहाँ तो ओपेक का, तो ओपेक का जो हेडक्वार्टर कहाँ बता दिए, तो हेडक्वार्टर हो गया ऑस्ट्रिया के वियना में हो गया। हेडक्वार्टर का अगर बात करिएगा तो हेडक्वार्टर हो गया ऑस्ट्रिया के वियना में हेडक्वार्टर हो गया। अगर गठन का बात करेगा कि ओपेन का गठन कब हुआ था, तो 1960 में गठन हुआ था। अगर यूनिसेफ का बात करेगा कि यूनिसेफ का गठन कब हुआ था, तो 11 दिसंबर 1946 को 11 दिसंबर 1946 को यूनिसेफ का गठन हुआ था। हेडक्वार्टर दिया हुआ है न्यूयॉर्क था। इसी तरीक़ा से वर्ल्ड बैंक का अगर बात करेगा तो वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ था, तो वार्षिक गठन डीसी। और अगर गठन का बात करेगा तो गठन हुआ था 1944 में गठन हुआ था। नाटो का बात करेगा तो नाटो का हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स हो गया। और नाटो का जो गठन हुआ था वो गठन हुआ था 4 अप्रैल 1949 को गठन हुआ था। 4 अप्रैल 1949 को नाटो का गठन हुआ था। विश्व बैंक का गठन हुआ था 1944 में। ओपेक का गठन हुआ था 1960 में। और यूनिसेफ का गठन हुआ था 11 दिसंबर 1946 को। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। बता देते हैं दोस्त, इस शिफ्ट में 85 तक ही प्रश्न मिला है और इसके आगे मैथ और रीजनिंग दिया हुआ है। आपको बता देते हैं कि इसका सेट में मैथ और रीजनिंग का भी प्रयास करिएगा, प्रैक्टिस करिएगा कि कैसा पेपर आता है मैथ और रीजनिंग का। इसका फुल पीडीएफ का बात करिएगा तो टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया जाता है। अगर आपको टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल दिया हुआ है, लिंक दिया हुआ है, उससे जुड़ के अपना पीडीएफ से आप प्रैक्टिस करिए। जो प्रश्न था वो 40 में इसमें हम करवा दिए हैं। और जो मैथ और रीजनिंग है खुद से प्रैक्टिस करिए। मैथ और रीजनिंग प्रैक्टिस कैला के बाद ही आपको अनुमान लगेगा कि किससे कितना वेटेज है इस पेपर का। ओरिजिनल पेपर लगाने से एक फ़ायदा होगा कि आपको जब जो भी सिलेबस है उस पर पकड़ होगा कि किस सिलेबस से कितना प्रश्न उठाया जाता है। तो इसका यहीं तक देखेंगे, 85 तक हो गया है। अगर ये आपको सेशन अच्छा लगा है तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट में अपना राय जरूर दीजिएगा। इस सेशन को देखने के लिए धन्यवाद।